नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्ज़ाम में। इस डिस्कशन में हम 8 अगस्त 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीनस अर्दिशा की एक नई पादप प्रजाति को किस स्थान पर देखा गया? ए न्यू प्लांट स्पीसीज ऑफ द जीनस अर्दिशा हैज़ बीन स्पॉटेड एट विच प्लेस? ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट, बी अरावली, सी वेस्टर्न घाट, डी नीलगिरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी वेस्टर्न घाट। ये तो अर्डिशा जो ये स्पीसीज है इसको देखा गया वेस्टर्न घाट में। ये क्या है? ये एक तरीके का प्लांट है, स्मॉल प्लांट है और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 6 मीटर है। यानी ये अपने आप को सिर्फ 6 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, ये आप याद रखेगा। और इसको कहाँ पर देखा गया? इसको वेस्टर्न घाट में देखा गया। तो अब वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले आप ये बताइए कि वेस्टर्न घाट है कहाँ पर। ये इंडिया का मैप है और इसमें ये इधर की साइड जो एरिया है ये है वेस्टर्न घाट, ये आप याद रखेगा। और ये वाला एरिया ये है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट टोटल 5 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं ये आप याद रखेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। 6 हो गए, टोटल 6 हैं ये। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये 6 राज्यों में तो वेस्टर्न घाट है और इधर के 4 राज्यों में ईस्टर्न घाट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आप याद रखेगा। ये जो तमिलनाडु है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में आता है। अब वेस्टर्न घाट की बात देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी 1600 मीटर के करीब है। ये इतनी हाइट है इसकी, 1600 मीटर अप्रोक्स है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की? हाईएस्ट पीक है अनामुडी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये केरला का जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है, केरला ये नीचे वाला एरिया है, इसका जो इदुक्की जिला है वहाँ पर ये लोकेटेड है अनामुडी पिक, ये आप याद रखेगा। और ये जो अनामुडी पिक है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2695 मीटर, ये आप याद रखेगा। अब एक बात बताइए, इधर तो ये वेस्टर्न घाट है और इधर वाला एरिया है ईस्टर्न घाट। अब तमिलनाडु इन दोनों में आता है तो इनका कहीं तो मीटिंग पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों मिलते होंगे, तो वो पोर्शन है ये वाला। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वैसे तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पे एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये देखिए इधर ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे जो इनका पॉइंट है ये जो मिलते हैं ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका इन तीनों में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इनका जंक्शन पॉइंट क्या है। तो इनका जो जंक्शन पॉइंट है वो या तो ऑप्शन में होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या फिर होगा नीलगिरी हिल्स। तो जो भी होगा उस पर आप टिक कीजिएगा, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये तो हमने बात करी ये। अब टोटल ये बताइए कि भारत की जो समुद्र से बाउंड्री टच होती है वो कितनी होती है? तो ये अराउंड 7517 के करीब है। इतनी कोस्ट लाइन है, 7517 किलोमीटर इतनी कोस्ट लाइन है भारत की जो समुद्र के साथ टच होती है। और कितने राज्यों की बाउंड्री भारत से टच होती है? तो ये है टोटल 9 राज्य है। कौन कौन से? इधर तो देखो आपने पढ़ाई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इधर है कौन कौन से? इधर भी यही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु इसमें इधर आएगा। ये तो रही 9 राज्यों की बाउंड्री की बात। अब सबसे ज़्यादा इनमें से किस राज्य की बाउंड्री समुद्र के साथ टच करती है? तो वो है गुजरात। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन भारत का कौन सा राज्य समुद्र के साथ लगता है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल ने किन राज्यों के बीच सामग्री पहुंचाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र और बिहार इन दोनों के बीच ये चली, जहां पर इसने ट्रांसपोर्टेड मटेरियल किया। नाम क्या है? किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर किसान रेल भी बोल सकते हैं इसको। तो अब इसकी पूरे बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है पूरा मकसद। देखो ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मैप है। इसमें एक जगह है, क्या नाम है इसका? देवलाली। ये देखिए ये महाराष्ट्र का देवलाली है
और ये बिहार का है दानापुरा। इन दोनों शहरों के बीच ये ट्रेन चली। इसने महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन किया। किसान रेल, ये जो किसान रेल है ये फलों यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को ले जाएगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन्हें वितरित करेगी। मतलब ये पिकअप और डिलीवर दोनों करेगी। और किसान रेल की जो शुरुआत के साथ रेलवे का लक्ष्य किसानों की दोहरी आय में मदद करना भी है, मतलब टू हेल्प डबल फार्मर्स इनकम। अब फार्मर की डबल इनकम से बात चल रही है तो ये बताइए, केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है, यानी हमारी जो भारत की सरकार है उसका एक लक्ष्य है कि किसानों की जो इनकम है उनको डबल करना है। तो आप ये बताइए ये किस वर्ष तक करना है। ऑप्शन देखता हूँ मैं, 2022, 2024, 2026 या 2030। तो देखो भारत सरकार का जो लक्ष्य है ये 2022 तक है, उसमें किसान की जो इनकम है उनको डबल करना है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा यानी हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 29 जुलाई, सी 7 अगस्त, डी 29 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 7 अगस्त। ये हर साल 7 अगस्त को बनाया जाता है। ये देखिए पिक्चर में आप, नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को बनाया जाता है। मकसद क्या होता है इसको बनाने का? यह दिन देश के सामाजिक आर्थिक विकास यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हथकरघा यानी हैंडलूम का जो भी कॉपरेशन है, इनका जो भी योगदान है उनको उजागर करना और बुनकरों की आय में वृद्धि करना यानी उनकी इनकम भी बढ़ाना। देखो ये जो हाथ से बुनते हैं यही सब होता है। तो ये बात आप याद रखेगा। और इसको, ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, इसको केंद्र सरकार ने 2015 में डिसाइड किया था कि अब हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाएगा। तो ये तो बात रही नेशनल हैंडलूम डे की। 5 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये हर साल 5 जून को बनाया जाता है। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। अच्छा ये बताइए, भारत में जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं ये? तो ये सबसे ज़्यादा एमपी में देखे जाते हैं। कितने? 526, ये एक रिपोर्ट के अनुसार है। और दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, 524, यानी एमपी और कर्नाटका में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड, यहाँ पे कितने? 440 के करीब है। तो ये बात आप याद रखेगा, जो टाइगर हैं वो भारत में पहले नंबर पे एमपी में देखे जाते हैं, दूसरे नंबर पे कर्नाटका में और तीसरे पे उत्तराखंड में। 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है, कौन सा दिवस? नेशनल स्पोर्ट्स डे। यह आप याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को बनाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के अगले नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? BR चौधरी, शशिधर जगदीशन, राजेश कुमार या गिरीश चंद्र मुर्मू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो राजेश कुमार हैं, राजेश कुमार को भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बनाया जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। राजेश कुमार नहीं होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। राजेश कुमार कौन है? ये तो अलग हैं। राजेश कुमार को तो मणिपुर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये जो इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये बनेंगे अब गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले क्या थे? ये जम्मू कश्मीर के LG थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन थे तो वो यही थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब CAG, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CAG। अब इसकी बात चल रही है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बात आप याद रखेगा। अब ये बताइए संविधान का कौन सा आर्टिकल इसके बारे में जिक्र करता है? तो संविधान का 148 आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करता है। ये तो बात रही इनकी। और इनकी जो सैलरी है ये किसके द्वारा डिफाइन की जाती है? तो ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। जो पार्लियामेंट जो भी कहेगा वही इनकी सैलरी होगी। अब ये बताइए, देखो इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको हटाया कैसे जाता है?
हटाया इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं जाता। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज, उसको हटाने के लिए जो प्रोसीजर जरूरी होता है वही प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया जाता है सीएजी को हटाने के लिए। ये बात आप याद रखेगा। और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये किन का स्थान लेंगे? तो ये राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। राजेश कुमार नहीं, राजीव महर्षि का ये स्थान लेंगे। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। वीआर चौधरी, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। ये कौन है? ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में था अभी। ये इंडियन एयर फोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ बने थे। फिर से बोलता हूँ, क्या भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बनाए गए थे वीआर चौधरी। नाम है विवेक राम चौधरी। और शशिधर जगदीशन, ये कौन है? ये एचडीएफसी जो बैंक है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए थे। राजेश कुमार तो आप जानते ही हैं, ये मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस यूटी ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? DNHDD। ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब इनको मर्ज कर दिया गया है। दूसरे ऑप्शन पर दिल्ली, तीसरे पर चंडीगढ़, चौथे पर जम्मू और कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, DNHDD, यानी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो पहले ये अलग थे, ये देखिए आप लोकेशन पहले अलग थी, लेकिन 2019 में प्लान किया गया कि इनको मर्ज किया जाए और 26 जनवरी 2020 को ये फोर्स में आ गया, इनको मर्ज कर दिया गया और अब बन गया दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये इनकी लोकेशन है, आप याद रखेगा। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और इधर है ये टेरिटरी। तो ये ई ज्ञान मित्र, इसका मकसद क्या है? इसका मेन टारगेट है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो इस समय आप जानते हैं कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इसी बीच जिससे एजुकेशन का नुकसान ना हो, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी मेन फोकस इन क्लासों के बीच होगा। प्राइमरी क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी के बीच की जो क्लास होती है, उनके बीच ये जो स्टूडेंट होते हैं, इनको ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से कराया जा सके। अब बात इसकी है DNHDD। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है दमन। दमन इसकी कैपिटल है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कौन है? ये प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये आप याद रखेगा। अच्छा, हाई कोर्ट बताइए। हाई कोर्ट इसकी लगती है बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, ये किन किन को कवर करती है? ये कवर करती है महाराष्ट्र, गोवा और ये DNHDD, यानी दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। और ये बताइए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1862 में। और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ये भी आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए, भारत में इस समय टोटल यूटी कितनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल 8 हैं, ये आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए यतीश यादव, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यतीश यादव ने इस बुक को लिखा है। नाम क्या है? रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड। करणपुरी कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी थी #MeToo। रस्किन बॉन्ड कौन है? इन्होंने बुक लिखी थी, क्या नाम है उसका? देखो वो बुक बहुत चर्चा में थी। उस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उस बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल की बुक का नाम क्या है? उर्जित पटेल की बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।